जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। आइए एजुकेशन के इस चैनल से जुड़िए और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण से संबंधित वन जीव संरक्षण अधिनियम। आइए आज हम लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में अध्ययन करते हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सलीके से सवाल इससे पूछे जाते हैं। उच्च स्तरीय एग्जाम में या वनडे एग्जाम में इससे और अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या है। तो दोस्तों, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन चल रहा था, 1969 की बात है। 1969 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन में भारत सरकार ने भी भाग लिए थे और इस सम्मेलन में यह देखा जा रहा था कि पर्यावरण धीरे धीरे करके प्रदूषित होते जा रहे थे। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होते जा रहे थे, बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ अन्य गैसों की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉकहोम के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधा अर्थात वन्य को संरक्षण जरूरी है, वन्य को बचाव जरूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1969 में यह जब निर्णय लिया गया था, उसके जस्ट बाद भारत सरकार ने भी इस पर एक कदम उठाए, जिसके कारण 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लाए। तो आइए अध्ययन करते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सबसे पहले इनके परिचय के बारे में देखते हैं। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह इसका विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया और 9 सितंबर 1972 को यह नियम लागू कर दिया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण के मतलब होता है बचाव। वन जीव माने जो जीव वन में पाए जाते हैं, उन जीवों को बचाने के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके बाद देखा जाए तो वन जीव जो है, वन जीव के बारे में बात करें, वन अथवा वन्य जीव, वन जो था वो सबसे पहले राष्ट्र सूची में थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दो चीज़ों को, एगो शिक्षा को और एगो वन को, राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में का विषय बना दिया गया। जब संवर्ती सूची का विषय बना दिया तो इस पर भारत सरकार नियम बनाए और वन जीव संरक्षण अधिनियम लाए। इस अधिनियम में 7 अध्याय रखा गया, 7 अध्याय, 66 धाराएं व 6 अनुसूची रखा गया। तो इन अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची 1 और 2। अनुसूची 1 और 2 के बारे में अगर देखा जाए तो वन्य जीव का शिकार, व्यापार, चोट पहुंचाना, अर्थात वन में जो जीव पाए जाते हैं उसको किसी प्रकार से शिकार करना, उसको तस्करी करना, बेचना, उसको चोट पहुंचाना या किसी अन्य गतिविधियों के द्वारा उसको क्षति पहुंचाना, इन सारी चीज़ों विषयों पर, चोट पहुंचाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया अनुसूची 1 और 2 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और 2 में वन जीव को चोट पहुंचाना, बेचना, शिकार करना, इन सारी चीज़ों के लिए कठोर दंड की प्रावधान किया गया। आप लोग घटना सुने होंगे सलमान खान वाली, कि सलमान खान ने एक हिरन को शिकार किए थे और इसी के चलते उनको कहीं ना कहीं कानून के अंदर जाना पड़ा। इस तरह से अगर अनुसूची 3 और 4 देखें तो अनुसूची 3 और 4 में साधारण दंड का प्रावधान किया गया, जबकि अनुसूची 5 में कुछ वन्य जीव को शिकार करने का प्रावधान किया गया। कुछ वन्य जीव का शिकार करने का प्रावधान किया गया, जैसे चूहा, बैट्स, मूस। ऐसे भी कुछ जीव को शिकार कर सकते हैं। जब कोई जीव किसी व्यक्ति पर अटैक करे तो अपना आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी जीव को शिकार कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन जानवरों का जीवन से कई गुना बेहतर है। ऐसे स्थिति में उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं होंगे, परंतु
जब कोई व्यक्ति वन्य जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, उसका शिकार करते हैं, उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूची 3 और 4 में साधारण दंड की प्रावधान किया गया है। वहीं पर अनुसूची अगर 5 देखें तो 5 में कुछ जीवों को शिकार कर सकते हैं, जैसे चूहा, फ्रूट बैट्स, मुस्क। अनुसूची 6 को देखा जाए तो इसमें विशिष्ट पादप माने वैसा कृषि जो विशिष्ट रूप से जिससे अत्यधिक लाभ हो, उसका खेती करने पर भी कानूना अपराध माना गया है, जैसे अफीम, गांजा, मतलब कि वैसा खेती जो अत्यधिक महंगा बिक सकते हैं, मतलब उससे किसी न किसी प्रकार से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, तो इसको भी कानूनन अपराध के रूप में रखा गया है। इसे उपजाने के लिए, इसे कृषि करने के लिए या तो इसे व्यापार करने के लिए लाइसेंस बनाने की प्रावधान किया गया है। जो लोग लाइसेंस बना करके इन सारी कृषि में संलिप्त रहते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना छत पर, अपना घर में, चाहे कहीं भी अगर ऐसे चीज़ों की, अफीम की, गांजा की, चरस की, इन सारी चीज़ों की अगर कृषि करते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं पता चल जाते हैं, तो सरकार इन चीज़ों को जब्त कर लेंगे और ये सरकार के दायरे में चले जाएंगे। इस तरह से 6 में विशिष्ट पादप का खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो वन संरक्षण हुआ, लेकिन वन में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए अलग से नियम लाए गए हैं। उन नियमों के बारे में देखते हैं कि और कौन कौन से नियम लाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाघ परियोजना। 1973 में लाया गया था। बाघ परियोजना यानी बाघ को बचाना है, उस परियोजना के द्वारा बाघ को बचाना है। बाघ की प्रजाति जो है वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रही थी, इसलिए बाघ को संरक्षण देने के लिए, बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना लाया गया था। देखा जाए तो सन 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संगठन संरक्षण संघ IUCN के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों की संपूर्ण सुरक्षा दी जाए, माने बाघ को बचाया जाए। इस अधिवेशन के बाद भारत ने बाघ के विलुप्त होती प्रजाति को सुरक्षा व संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट, जब IUCN के द्वारा 1969 में यह निर्णय लिया गया कि बाघों को बचाया जाए, तो उसी से प्रभावित होकर के भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना लाया गया। तो यह परियोजना जो है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष से सहायता प्राप्त हो रही थी। उस समय जो था विश्व वन्य कोष पर ये भी सहायता दे रहे थे, और इस सहायता को लेकर के भारत सरकार ने बाघ परियोजना लाई। वर्तमान समय में भारत में कुल 18 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण उद्यान है। अभी भी भारत में बाघ की संख्या पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, जबकि भारत के 28 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण अधिनियम है, जिसके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.08% हिस्सा पर आच्छादित है, 0.28 हिस्सा पर आच्छादित है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्लामाई श्रेणी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाघ का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र जो है नल्लामाई श्रेणी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि छोटा आरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो ये पेंच महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र का नाम जो है नामदफा। विश्व की सबसे ऊंचाई स्थित पर बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से बाघ को संरक्षण दिया जा रहा है। काजीरंगा पार्क की बात किया जाए, काजीरंगा विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में जितने बाघ पाए जाते हैं, भारत में नहीं बल्कि एशिया में इसका 1/3
बाघों की कुल संख्या का 1/3 जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वन्य विहार नेशनल पार्क में सफेद बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। भारत में जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर सफेद बाघ की संरक्षण किया जा रहा है। इस तरह से बाघ की जो जनसंख्या है वो एशिया की जनसंख्या के कुल बाघों का 1/3 स्थित है। आगे देखते हैं, आगे इसके बाद आते हैं, आगे की बात किया जाए तो इसमें आते हैं हाथी परियोजना। उसके बाद हाथी परियोजना यानी एलिफेंट परियोजना, हाथी परियोजना जो लाया गया था 1992 में लाया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में गजतवे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। हाथी परियोजना का शुरुआत जो किया गया वो झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। वर्तमान समय में 16 राज्यों में चल रही है। यह परियोजना वर्तमान समय में भारत के 16 राज्यों में चल रही है, जिसके अंतर्गत इस योजना में 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो लगभग 70,000 किलोमीटर का विस्तार है। इस हाथी का क्षेत्र का जो विस्तार है भारत में लगभग 70,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। केंद्रीय पर्यावरण एवं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। भारत में एशिया के 60% लगभग 2700 हाथी जो है वो भारत में पाए जाते हैं। पूरा एशिया का 60% भारत में एशिया का 60% लगभग 2700 हाथी है जो पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो गिर सिंह परियोजना यानी सिंह के लिए परियोजना लाई गई थी, वो 1973 में लाई गई थी। इनके बारे में देखते हैं तो गिर अभयारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान से गिर योजना की शुरुआत की गई। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ने देखे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद बाघ संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हाथी संरक्षण अधिनियम, उसके बाद सिंह संरक्षण अधिनियम। इस तरह से हम तीनों संरक्षण के बारे में अध्ययन किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के और सारी परियोजनाओं के बारे में